आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरबों के वेस्ट बैंक के दौरे को इजराइल ने किया ब्लॉक। फिलिस्तीनी रियासत के कयाम की कोशिशों से डरा इजराइल। सऊदी अरब ने ईरान को चेताया, कहा इजराइल को हमला करने का बहाना ना दें। एएमयू और जामिया यूनिवर्सिटी में ओबीसी के बहबूद पर बातचीत। मुस्लिम ओबीसी के लिए कोटा लागू करने पर गौर कर रहा हाउस पैनल। बांग्लादेशी के नाम पर असम के मुसलमान निशाने पर कांग्रेस के एमएलए का बीजेपी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम। मुस्लिम प्रोफेसर की कॉलेज कैंपस में मॉब लिंचिंग की कोशिश। एबीवीपी के लीडरान और ओहदेदारान ने प्रोफेसर की बेरहमी से पिटाई। यूपी में फिर एक मस्जिद पर चला बुलडोजर। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने की हुकूमत की मजम्मत। ट्रंप की भारत और पाकिस्तान को बड़ी धमकी, फिर जंग हुई तो अमेरिका नहीं करेगा तिजारती डील। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे पीएम मोदी। देवी अहिल्याबाई होलकर को दी खराज अकीदत। बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं, पहचान छुपाकर दिल्ली पुलिस ने 38 बांग्लादेशियों को दबोचा। दिल्ली में कोरोना से हुई पहली मौत, इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। फिलिस्तीनी रियासत के कयाम पर अरब मुमालिक एकजुट हो गया है, जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। दरअसल सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान की लीडरशिप में अरब वज़ीर खारजा का एक डेलीगेशन फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का दौरा करने वाला है। लेकिन इस दौरे के वजूद में आने से पहले ही इजराइल की खोखली बुनियाद लड़खड़ाने लगी है। फिलिस्तीन के मौजू पर अरबों को एक होता देखकर नेतन्याहू की ऐसी हालत खराब हुई कि उसने सऊदी डेलीगेशन के वेस्ट बैंक दौरे पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इजराइल फिलिस्तीनी रियासत और अरबों का खुला दुश्मन है। इसराइल के जरिए अरब ममालिक के वज़ीर खारजा के डेलीगेशन को वेस्ट बैंक जाने से रोकने के बाद एक बड़े टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। इस फैसले के बाद अरब ममालिक का इजराइल के तय रवैया बदल सकता है। सऊदी अरब की बात करें तो इजराइल हमास जंग से पहले सऊदी अरब इजराइल से रिश्ते बहाली की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब सऊदी इजराइल के साथ रिश्ते बहाली के लिए फिलिस्तीनी रियासत के कयाम पर जोर दे रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट की सियासत में सऊदी बहुत मजबूत और दमदार खिलाड़ी है। इजराइल को अपने मुस्तकबिल के हदफ हासिल करने के लिए सऊदी अरब के साथ रिश्ते बहाल करने की जरूरत पड़ेगी। सवाल उठता है कि इस रिश्ते को वजूद में लाने के लिए दोनों मुमालिक आखिर क्या साख पर रखेंगे। इन्हीं सब बातों के चलते सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान का वेस्ट बैंक दौरा बहस का मौजू बन गया है। अल मयादीन के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन के डेलीगेशन को इतवार को रमल्ला में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मिलना था। अफसर के मुताबिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी का मकसद इस दौरे का इस्तेमाल फिलिस्तीनी रियासत के कयाम को बढ़ावा देने के लिए करना था। इस दौरे को लेकर इजरायली हुकूमत ने कहा कि इजराइल अपने और अपनी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाले कदमों को सपोर्ट नहीं करेगा। इजराइल ने दावा किया है कि मुस्तकबिल की फिलिस्तीनी रियासत इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। अरबों का ये दौरा 1967 में इजराइल के जरिए वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के बाद अपनी तरह का पहला सफर होगा। जराओं ने इशारा दिया है कि इस दौरे का मकसद फिलिस्तीनी रियासत के लिए हिमायत को मजबूत करना और फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ अरब इत्तेहाद का इशारा देना है। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी की हिमायत के तौर पर इस पहल का सपोर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दौरे पर रोक लगाने का फैसला सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्तों को बहाल करने की कोशिशों में बाधा डाल सकता है। इजराइल का यह फैसला न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि अमेरिका के लिए भी हैरानकुन है, क्योंकि अमेरिका एक लंबे वक्त से अरबों और इजराइल के दरमियान रिश्तों को बहाल करने की कोशिश में जुटा है। नेतन्याहू के फैसले ने डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता दिनों मिडिल ईस्ट के दौरे पर भी पानी फेर दिया है, जब ट्रंप ने सऊदी को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने की पहल की थी। और ये सब नेतन्याहू ने इसलिए किया क्योंकि वो फिलिस्तीनी रियासत के कयाम के लिए अरबों का इत्तेहाद बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो बुरी तरह से डर गया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो ने फिलिस्तीन के हक में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को तस्लीम करना सिर्फ अखलाकी फर्ज ही नहीं है बल्कि सियासी जरूरत भी है, वरना हम अपनी साख खो देंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि अगर मगरिबी दुनिया गजा को छोड़ देती है और इजराइल को उसकी मर्जी से काम करने देती है तो दुनिया की नजरों में उसकी सारी साख खत्म हो जाएगी। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग डिफेंस फोरम में की गई तकरीर में उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम दोहरे मयार को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि यही उसूल यूक्रेन में जंग पर भी लागू होता है। मैक्रो ने कानून की हुक्मरानी के मुताबिक नए इत्तेहाद बनाने और सुपर ताकतों और तसल्लुत के सामने दोहरे मयार को खारिज करने पर जोर दिया। फ्रांसीसी सदर ने फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम करने को न केवल अखलाकी फर्ज बताया बल्कि सियासी जरूरत भी बताया और फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी।
सिंगापुर में वजीर आजम लॉरेंस वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैक्रो ने जोर देकर कहा कि यूरोपियन लोगों को इजराइल के लिए अपने इज्तिमाई मौकिफ को सख्त करना चाहिए। ऐसा तब किया जाना चाहिए जब इजराइल आने वाले घंटों और दिनों में गजा पट्टी में इंसानी बहरान की सूरत हाल के मुताबिक जवाब ना दे। उन्होंने कहा कि हमें अपना रुख कड़ा करना चाहिए क्योंकि ये आज की जरूरत है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि इजराइल सरकार अपना रुख नरम करेगी और बिल आखिर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इजराइल की तरफ से कोई रद्द अमल सामने आएगा। फ्रांस 17 से 30 जून तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में सऊदी अरब के साथ 2 रियासती हल पर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत कर रहा है। मैक्रो ने कहा कि शर्तों के साथ फिलिस्तीन रियासत का कयाम न सिर्फ अखलाकी फर्ज है बल्कि सियासी जरूरत भी है। हालांकि उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे या नहीं। सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि अमेरिका के साथ समझौते पर बातचीत करने की तजवीज को संजीदगी से ले, क्योंकि ये इजराइल के साथ जंग से बचने का एक तरीका है। सऊदी शहजादे ने कहा कि ट्रंप के नुक्ताए नजर से बातचीत के लिए बहुत कम वक्त है। उन्होंने खबरदार किया कि तातुल का शिकार मुआहदा इजरायली फौज कार्रवाई का बाइस बन सकता है। सऊदी अरब के वजीर दिफा ने तेहरान में ईरानी हुक्काम को वाज़ेह पैगाम दिया, सदर डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी समझौते पर बातचीत करने की तजवीज को संजीदगी से ले, क्योंकि ये इजराइल के साथ जंग से बचने का एक तरीका है। इलाके में मजीद अदम इस्तेकाम से परेशान सऊदी अरब ने 89 साला किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के अपने बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान को ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खamenei को खबरदार करने के लिए भेजा। 2 खलीजी जराये के मुताबिक और ईरानी हुकाम के 2 करीबी जराये ने राइटर्स से कहा कि 17 अप्रैल को तेहरान में सदारती अहाते में मुनक्किद बंद कमरे की बैठक में ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान, मुसल्ला अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकेरी और वजीर खारजा अब्बास अरागची ने हिस्सा लिया था, जबकि मीडिया ने 37 साला प्रिंस के सफर को कवर किया। किंग सलमान के खुफिया पैगाम को पहले रिपोर्ट नहीं किया गया था। चारों जराये के मुताबिक प्रिंस खालिद, जो ट्रंप के पहले इक्तदार के दौरान वॉशिंगटन में सऊदी सफीर थे, ने ईरानी हुक्काम को खबरदार किया कि अमेरिकी लीडर के पास बातचीत के लिए बहुत कम वक्त है। ट्रंप ने 1 हफ्ते पहले ऐलान किया था कि पाबंदियों में राहत के बदले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर रोक लगाने के मकसद से तेहरान के साथ सीधी बातचीत चल रही थी। उन्होंने ऐसा इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में कहा, जो ईरानी जौहरी तनसीबत पर हमलों के लिए हिमायत मांगने के लिए वॉशिंगटन गए थे। तेहरान में प्रिंस खालिद ने सीनियर ईरानी हुक्काम के ग्रुप को बताया कि ट्रंप की टीम जल्द से एक समझौते पर पहुंचना चाहती थी और जराये के मुताबिक सिफरतकारी का रास्ता तेजी से बंद हो रहा था। 2 खाड़ी जराये के मुताबिक सऊदी वजीर ने कहा कि अगर बातचीत कामयाब नहीं होती है तो इजरायली हमले का सामना करने की मुकाबले अमेरिका के साथ समझौता करना बेहतर होगा। 2 खलीजी जराये और बातचीत से वाकिफ एक सीनियर गैर मुल्की सिल्फतकर ने कहा कि उनकी दलील है कि ये इलाका, जो पहले से ही गजा और लेबनान में हाल के तंजात से जूझ रहा है, कशीदगी में और इजाफे का मुतहमिल नहीं हो सकता। ओबीसी के बहबूद पर एक पार्लियामेंट्री पैनल जून में वजारत तालीम के अफसरान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेगा, जिसमें एडमिशन और रोजगार में ओबीसी की नुमाइंदगी पक्की करने के लिए उनके जरिए उठाए गए कदमों पर बात की जाएगी। ओबीसी के बहबूद पर पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक के प्रोग्राम में कहा गया कि 13 जून को मरकजी वजारत और अक़लियती इदारों के नुमाइंदों से उम्मीद की जाएगी कि वो अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और रोजगार दोनों में ओबीसी नुमाइंदगी पक्की करने के लिए कदम उठाएं। इसके साथ साथ उनके बहबूद के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सबूत दें। बैठक के एजेंडे से आगाह जरायों ने बताया कि पार्लियामेंट्री पैनल इन अक़लियती इदारों में एडमिशन्स और रोजगार दोनों में मुस्लिम ओबीसी बिरादरी के लिए कोटा तय करने का इरादा रखती है। पैनल के एक मेंबर ने बताया, पैनल समझता है कि ये अक़लियती इदारा है जो SC, ST और ओबीसी के लिए कोटा अता नहीं करते हैं, लेकिन पैनल को ये सवाल पूछने की ज़रूरत महसूस होती है कि इन इदारों में ओबीसी समाजी माली ज़मूरे में आने वाले मुसलमानों के लिए कोई खास कोटा क्यों नहीं है। मौजूदा वक्त में AMU में मजहबी या समाजी माली ज़मूरे के बिना पर एडमिशन या रोजगार के लिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। पार्लियामेंट में दिए गए जवाब के मुताबिक GMI में एडमिशन के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसके तहत मुस्लिम ओबीसी और ST के लिए 10% कोटा रिजर्व है, लेकिन रोजगार में SC, ST और ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी ही नहीं है। पार्लियामेंट्री पैनल के सदर मौजूद वक्त में बीजेपी के सतना सांसद गणेश सिंह हैं,
जबकि एएमयू में एएमयू के जरिए ऑपरेटेड स्कूलों में रिसर्च करने वाले तलबा के लिए रिजर्व कोटे के अलावा एडमिशन या रोजगार के लिए कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। जीएमआई कोर्सेज में एडमिशन में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करता है, जिसे 2011 में मुताला किया गया था। जीएमआई की वेबसाइट पर मौजूद रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने हर एक कोर्स में 30% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए रिजर्व की हैं, 10% मुस्लिम ख्वातीन के लिए रिजर्व की हैं और 10% कोटा ओबीसी या एसटी बैकग्राउंड से मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। इसके अलावा जीएमआई ने माजूर अफराद और जामिया के अंदरूनी तलबा के लिए कोटा तय किया है। असम में हालिया कुछ दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी हुकूमत के निशाने पर है। बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर असम की सरमा हुकूमत ने डी वोटर्स को नो मेंस लैंड में धकेल दिया है। असम में इलीगल बांग्लादेशियों को निशानदेह करने के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी हिरासत में लिया जा रहा है और नो मेंस लैंड धकेल दिया जा रहा है। इन लोगों में कई डी वोटर्स भी शामिल हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। असम में अपोजिशन के लीडर देवव्रत सेकिया ने रियासती सरकार पर बांग्लादेश से सटे सरहदी इलाके में भारतीय नागरिकों को गैर आईनी हिरासत में रखने और इलीगल डिटेंशन का इल्जाम लगाया है। सेकिया से रियासती सरकार पर फिरकावारियत का भी इल्जाम लगाया है और कहा है कि रियासती सरकार जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। देवव्रत सेकिया ने 23 मई से असम पुलिस के जरिए चलाए जा रहे पुश बैक ड्राइव पर संजीदा फिक्र जाहिर की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सैकड़ों भारतीय नागरिकों, जिनमें से कई अपनी शहरियत से जुड़े किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं कर रहे हैं, को बिना मुनासिब अमल के हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि ख्वातीन समेत कई बंदियों को जबरन भारत और बांग्लादेश के अलग करने वाली नो मेंस लैंड में भेज दिया गया है। बांग्लादेश के जरिए इन निशानदेह अफरादों को कबूल ना करने से उनके बेवतन होने का खतरा है। सेकिया ने कहा कि ये कार्रवाई भारत के आईनी उसूल और आलमी इंसानी हुकूक स्टैंडर्ड्स का साफ वायोलेशन है। उन्होंने चेतावनी दी कि असम सरकार की कार्रवाई मरकजी हुकूमत के अपने डिटेंशन गाइडलाइन का भी वायोलेशन करती है, जिसके तहत किसी भी वापसी से पहले मुल्कियत का साफ वेरिफिकेशन जरूरी है। हालिया कुछ दिनों से उत्तराखंड के सभी शहरों में दूसरे सूबों से आए लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। पुलिस इंतजामिया मुस्लिम मोहल्लों को सेंसिटिव मानते हुए खास ड्राइव चला रही है। इसके अलावा बाहरी सूबों से आने वाले लोगों की जांच को लेकर अब उत्तराखंड पुलिस इंतजामिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुदरत की गोद में बसा उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर हर साल देश दुनिया से बड़ी तादाद में लोग घूमने और बेहतर रोजगार की तलाश में सफर करते हैं। वहीं अब उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई को लेकर दूसरे सूबे से आने वाले लोगों के साथ साथ टूरिस्टों में भी दहशत है। भारत के दूसरे सूबों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की ऐसी जांच की जाती है जैसे वो भारत से नहीं बल्कि विदेश से आए हैं। उत्तराखंड में दूसरे सूबों से आए लोगों का लगातार वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वेरिफिकेशन मुहिम की वजह से हल्द्वानी शहर को छोड़कर पिछले 15 दिनों के अंदर कुछ लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं या फिर जा चुके हैं। पुलिस इंतजामिया खासकर मुस्लिम इलाकों को सेंसिटिव मानते हुए गहराई से जांच कर रही है। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। इसके अलावा दूसरे सूबों से उत्तराखंड का रुख करने वाले मजदूर, दुकानदारों की भी लगातार जांच की जा रही है। ये तस्वीरें देखकर उत्तराखंड पुलिस इंतजामिया के काम करने के रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हल्द्वानी शहर में बीच चौराहों पर दूसरे सूबों के मजदूर और निचले तबके के लोगों को पुलिस फोर्स घेर कर उनकी आईडी चेक कर रही है, जबकि कई घरों पर मुस्लिम मोहल्लों और उनके घरों में घुसकर पुलिस को पूछताछ करते हुए देखा जा सकता है। आईडी वेरिफिकेशन को लेकर नैनीताल एसएसपी पीएन मीना ने बताया कि पिछले 1 महीने के अंदर नैनीताल जिले में करीब 20 से 25 हजार बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। कुछ लोगों के पास फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, इसे लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन मुहिम की तेजी को देखते हुए कई लोग शहर छोड़कर गायब हो चुके हैं। जो लोग शहर छोड़कर गायब हुए हैं उनके मकान मालिक से पूछताछ की जा रही है कि उनका हल्द्वानी शहर में आने का मकसद क्या था। अलीगढ़ के श्री वाष्णेय कॉलेज में एबीवीपी के लीडरान और ओहदेदारान ने एक मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ संजीदा इल्जाम लगाते हुए परिसर में एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल के मुस्लिम प्रोफेसर को जबरन सस्पेंड करने की मांग भी की। अलीगढ़ वाक़े श्री वाष्णेय कॉलेज में एक मुस्लिम प्रोफेसर पर स्टूडेंट्स को नामुनासिब मैसेज करने का इल्जाम लगाते हुए एबीवीपी के लीडरान और ओहदेदारान ने कॉलेज कैंपस में मुलजिम प्रोफेसर की बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से प्रोफेसर को तलबा की भीड़ से बचाया। स्टूडेंट्स ने मुलजिम प्रोफेसर को सस्पेंड करने की मांग की है। प्रोफेसर कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं। एबीवीपी नेताओं और कुछ स्टूडेंट्स ने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम प्रोफेसर एक स्टूडेंट को मोबाइल फोन पर नामुनासिब मैसेज भेजते थे। वो लव जिहाद कर रहे हैं।
प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एबीवीपी के ओहदेदारान और कारकुनों ने जमकर हंगामा किया। श्री वार्ष्णेय कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ब्रजेश कुमार ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कुछ स्टूडेंट्स बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कॉलेज के एक प्रोफेसर को जबरन सस्पेंड करने की मांग की और उन पर संजीदा इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि ये मामला 6 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी शिकायत ही नहीं की। श्री वार्ष्णेय कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ब्रजेश कुमार ने बताया कि एहतजाज करने वाले लोग शुरुआत में इल्जाम ही नहीं बता रहे थे, सिर्फ एक प्रोफेसर का नाम लेकर पूरे जोश में उन्हें सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब मैंने इसके बारे में पूछा तो एहतजाज करने वालों ने बताया कि ये मामला 6 महीने पुराना है। अलीगढ़ के एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि थाना गांधी पार्क इलाके के श्री वैष्णव कॉलेज के एक स्टूडेंट्स के जरिए शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें कहा यह गया है कि एक प्रोफेसर मोबाइल पर स्टूडेंट को गैर मुनासिब वीडियो और मैसेज भेजता है। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक में पुलिस के जरिए सभी एंगल की जांच की जा रही है। टीचर के मोबाइल और लैपटॉप की भी जांच की गई। यूपी के भोजपुर गांव में बन रहे मस्जिद को इंतजामिया ने बुलडोजर कार्रवाई की मदद से मिसमार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने हुकूमत और इंतजामिया पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो चाहते थे कि लोग सामने आए, फिर गोली चले, खून बहे और एक बड़ा हंगामा हो, लेकिन हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मस्जिदों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। सहारनपुर के भोजपुर में 29 मई को मस्जिद ढहाने की कार्रवाई ने एक बार फिर यूपी की बुलडोजर सियासत को बहस में ला दिया है। एक और इंतजामिया इसे इल्लीगल तामीर के खिलाफ जरूरी कदम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद इसे आइन और मजहबी हुकूक पर हमला बता रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी में है और सियासत गर्मा गई है। दरअसल 29 मई को चिल्काना थाना हलके के भोजपुर गांव में गैरकानूनी तरीके से बनाई जा रही मस्जिद को इंतजामिया ने जमींदोज कर दिया। इंतजामिया ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए सिर्फ 1.5 घंटे में 3 जेसीबी मशीनों से पूरी इमारत को मिसमार कर दिया। कानून निजाम बना रहे और माहौल में टेंशन ना बने, इसके लिए इंतजामिया की तरफ से पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी। गांव में पीएसी, आरआरएफ और कई थानों की फोर्सेस तैनात कर दी गई थी। साथ ही ड्रोन से पूरे गांव की निगरानी की जा रही थी। इसी को लेकर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने वहां के डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और इसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायोलेशन बताते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि वो इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और रिट फाइल करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि मिसमार करने के वक्त कोई विरोध क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये यही तो चाहते हैं कि लोग सामने आए, फिर गोली चले, खून बहे और एक बड़ा हंगामा हो, लेकिन हम कानून के दायरे में रहकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। पाकिस्तान भारत कशीदगी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच फिर से जंग हुई तो अमेरिका कोई भी तिजारती मुआहदा नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहा है। मुझे इस पर फक्र है। हम गोलियों के बजाय तिजारत के जरिए मुमकिन जौहरी जंग को रोकने के अहल हैं। वे गोलियों के जरिए ऐसा करते हैं, हम तिजारत के जरिए ऐसा करते हैं। इसीलिए मुझे इस बात पर बहुत फक्र है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत खतरनाक मुमकिन जौहरी जंग चल रही थी। अब सूरत हाल ठीक है। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरने के बाद जॉइंट बेस एंड्रयूज में कहा कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के नुमाइंदे आ रहे हैं। हम भारत के साथ भी सौदे करने के बहुत करीब हैं। अगर वो एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं तो मुझे किसी के साथ तिजारत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं सालगिरह के मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां वो जम्बूरी मैदान में मुनक्किद लोकमाता देवी अहिल्याबाई वुमेन एम्पावरमेंट महासम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। पीएम मोदी ने इस महासम्मेलन में ख्वातीन से खिताब किया और वुमेन एम्पावरमेंट के शोबे में हुकूमत के अज़्म को दोहराया। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसको सिक्योरिटी वुमेन ऑफिसर्स और कारकुन के जरिए संभाला गया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को खिराजे के तौर पर पीएम उनकी तस्वीर वाला एक खास यादगार डाक टिकट और एक अनोखा 300 का सिक्का जारी किया। ये सिक्का 35 ग्राम वजनी है, इसमें 50% चांदी है और इसे दुनिया का पहला ऐसा सिक्का बताया जा रहा है। उन्होंने ट्राइबल
फोक और रिवायती कलाओं में अहम योगदान देने वाली एक खातून कलाकार को कौमी देवी अहिल्याबाई अवार्ड से भी नवाजा। पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो के येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर पैसेंजर सर्विसेज का वर्चुअल इफ्तिताह किया, जिसकी लागत लगभग 1520 करोड़ है। इलाकाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दतिया और सतना में 9 तामीर हवाई अड्डों का भी वर्चुअल इफ्तिताह किया। ये दौरा मध्य प्रदेश की तरक्की और विमेन एम्पावरमेंट के तय हुकूमत के अज़्म को दिखाता है। साथ ही लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत को भी खिराजे अकीदत पेश करता है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से 70 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की है। मालूमात के मुताबिक ये बांग्लादेशी भारत में बैन हुई ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें कुछ बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर बनकर अपनी पहचान छुपा कर रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट जिले ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। ख्वातीन और बच्चों समेत ये लोग पहले नूह में रहते थे और बिहार के रास्ते दिल्ली आए थे। अफसरान के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग पहले नूह में रह रहे थे और बाद में दिल्ली पहुंचने से पहले बिहार से होकर गुजरे। पुलिस जरायों के मुताबिक इन बांग्लादेशी नागरिकों ने शुरू में बिहार में बसने की कोशिश की। मालूमात के मुताबिक पता चला है कि बांग्लादेशी बात करने के लिए भारत में बैन हुई ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं एक शख्स की पहचान की गई है जो भारत से बाहर का है और घुसपैठ करवाता है। उसको पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पैसे देकर भारत में दाखिल हुए मगरिबी बंगाल में बॉर्डर बने गांव के जरिए घुसपैठ की गई। कुछ बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर बनकर अपनी पहचान छुपा रहे थे। अभी तक 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का अमल पूरा हो चुका है। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से 70 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की गई है। ये लोग मुबैना तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर गैर मजाज नदी रास्तों से भारत में घुसे थे और पकड़े जाने से बचने के लिए ईस्ट दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छिप कर रह रहे थे। खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मशकूक का पता लगाने के लिए मानव खुफिया और तकनीकी निगरानी का मिक्सचर तैनात किया है। ये मुहिम 19 नवंबर 2024 को जिले में इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू की गई बड़ी मुहिम का हिस्सा है। मुल्क भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 511 नए मामले दर्ज किए गए। इस इन्फेक्शन से 7 लोगों की जान भी चली गई है, जिसमें राजधानी दिल्ली में एक मौत भी शामिल है। मुल्क भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 551 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस इन्फेक्शन से 7 लोगों की जान गई है, जिसमें राजधानी दिल्ली में एक मौत भी शामिल है। अगर दिल्ली में इन्फेक्शन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 56 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल 294 एक्टिव केस हैं। अब तक 214 लोग ठीक हो चुके हैं। इस साल दिल्ली में कोरोना से मौत का ये पहला मामला है। मालूमात के मुताबिक दिल्ली में कोरोना से 60 साल खातून की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कोरोना इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाला है। हालांकि माहिरीन का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीज भर्ती हैं। एम्स के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना का JN1 वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रहा है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है। इस वेरिएंट में मामलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन खतरा बहुत संगीन नहीं है। इस वेरिएंट के बारे में 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वेरिएंट इम्यून इवेजन की वजह से बन रहा है, यानी इसके इम्यून सिस्टम से बचकर इन्फेक्शन फैलाने के इम्कान ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि म्यूटेशन की वजह से इस वायरस के एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने की इम्कान भी ज्यादा है। हालांकि नए किस्म की अलामात हल्की है और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत। नागरिक हिफाजत ट्रेनिंग को लेकर ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल आज पाक सरहद से सटे सूबों में हुई। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ साथ हरियाणा में भी की गई। बॉर्डर के पास वाकई ये इलाका सीमा पार से होने वाले खतरों के तय खास तौर पर सेंसिटिव है। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज पाकिस्तान की सरहद से लगे सूबों में मॉक ड्रिल के साथ ही रात ब्लैकआउट हुआ। 8 बजते ही बिजली बंद हुई और सायरन बजने लगे। ये ब्लैकआउट 15 मिनट तक चला। इसे लेकर इन सूबों में मकामी इंतजामिया ने तैयारियां की हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ हरियाणा में की गई। जम्मू कश्मीर में कश्मीर और जम्मू संभाग के जिलों में इसे लेकर तैयारियां की गई। जिन सरहद से जुड़े इलाकों में मॉक ड्रिल हुई उसमें बताया गया कि गोलाबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे महफूज मकाम पर पहुंचना है और कैसे अस्पताल पहुंचना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट और गाड़ियों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई थी। सभी दरवाजों और खिड़कियों के आगे पर्दे रखने की सलाह दी गई ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर ना आ सके। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने साफ किया है कि मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल समेत सभी इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह से एक्टिव थी। बता दें कि इससे पहले 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन उसे मुलतवी कर दिया गया था। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
आदाब।